नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट में। साथियों, मैं विक्रांत गोस्वामी हिंदी की एक और क्लास के साथ आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है। कुछ बच्चों को संधि जो है बहुत ही टफ लगता है, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा लगता है कि इसका गलत हो जाएगा, लेकिन आज इस क्लास के बाद आप देखेंगे कि संधि आपको बहुत आसान लगने लगेगी और बहुत ही ईजिली आप इसके क्वेश्चन एग्जाम में सारे के सारे कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, फटाफट देखते हैं कि संधि हमारी होती क्या है। तो संधि शब्द जो है इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है मेल या फिर जोड़, यानी दो चीजों को आपस में मिलाना या फिर जोड़ना जो कहलाता है संधि कहलाता है। अब हम हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं तो भाषा में संधि का क्या मतलब है कि जो हमारे शब्द हैं, दो शब्द, दो शब्दों को जब मिलाएंगे हम तो उनके मिलाने पर जो दो वर्ण है, भाई जो पहला शब्द है और जो दूसरा शब्द है यानी बाद वाला शब्द, तो पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण जब आपस में मिलते हैं उसको हिंदी में क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है या जो परिवर्तन होता है उसको संधि कहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझते हैं थोड़ा सा इसको। जैसे यहां पर हमने देखा कि सम प्लस तोष, तो यहां इस पहले शब्द का जो आखिरी वर्ण है मां, ये क्या है? मां वर्ण है। इसका मेल किससे हुआ? इसका मेल दूसरे शब्द के पहले वर्ण से हुआ, यानी ता वर्ण से हुआ। इसका मेल किससे हुआ? ता वर्ण से हुआ। तो इससे क्या हुआ? यहां पर एक विकार उत्पन्न हुआ, एक परिवर्तन आया कि ये जो हमारा मां वर्ण था ये किस में परिवर्तित हो गया? ये हमारा अनुस्वार में परिवर्तित हो गया। तो यहां पर हमारा शब्द क्या बन गया? संतोष शब्द बन गया। क्या शब्द बन गया? संतोष शब्द बन गया, यानी मां किस में बदल गया? अनुस्वार में बदल गया। तो क्या हुआ? दो वर्ण आपस में मिले और उनकी वजह से क्या हुआ? एक परिवर्तन आया, जिसको हमने क्या कहा? इस प्रक्रिया को, इसको कहा संधि। इसी के साथ ही अगर बात हम करें संधि विच्छेद क्या होता है, तो इसी चीज को रिवर्स ऑर्डर में करने को हम संधि विच्छेद बोलेंगे। यानी यहां पर हमने क्या किया था? पहले दो वर्ण आपस में जुड़े थे, अब क्या होगा? दो वर्ण आप क्या होंगे? टूट जाएंगे, यानी एक वर्ण जो है एक जगह से ये शब्द बीच में से टूट जाएगा और क्या होगा? उसको बोलेंगे संधि विच्छेद। यानी अगर मैं संतोष का संधि विच्छेद करता हूं तो संतोष का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सम प्लस तोष। ठीक है, तो इधर से जब हम इधर आएंगे तो इसको बोलेंगे संधि विच्छेद करना, और जब यहां से ये कर इधर जाएंगे तो इसको बोलेंगे संधि करना। तो मेरे ख्याल से संधि क्या चीज होती है समझ में आ गई होगी। ठीक है, संस्कृत, हिंदी एवं अन्य भाषाओं में परस्पर स्वरों या वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। तो संधि जो है हमारी हर एक लगभग भाषा में होती है, हिंदी में, संस्कृत में और भी कई भाषाओं में संधि का उपयोग किया जाता है। प्रेजेंट में जो हम पढ़ रहे हैं, हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? हम हिंदी के लिए पढ़ रहे हैं, तो हम हिंदी के में ही आने वाली सारी संधियों को पढ़ेंगे। चलिए अब देखिए संधि के भेद देख लेते हैं। संधि के भेद कितने होते हैं? संधि के हमारे तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या होती है? जिसमें स्वरों का मेल हो। मैंने इससे लास्ट लेक्चर में आपको स्वर और व्यंजन पढ़ाए थे। तो जहां पर स्वरों का मेल होगा वहां स्वर संधि होगी, जहां पर स्वर और व्यंजन या फिर व्यंजन और व्यंजन का मेल होगा वहां व्यंजन संधि होगी, और जहां पर विसर्ग का मेल किसी स्वर या व्यंजन के साथ होगा वहां पर विसर्ग संधि होगी। देखिए इसमें स्वर और व्यंजन तो आप जानते हैं हिंदी में होते हैं, लेकिन जो विसर्ग है ये किस में होते हैं? ये संस्कृत में होते हैं। विसर्ग का उपयोग कहां पर होता है? संस्कृत में होता है। लेकिन हिंदी के कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें क्या होगा, जिसका जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो वो विसर्ग में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए हम हिंदी में विसर्ग संधि को भी पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम अपनी स्वर संधि को। स्वर संधि से प्रारंभ करते हैं। बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल है। आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे शब्दों पर और चीजों पर तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि कोई भी कंफ्यूजन आपका नहीं बचेगा। दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। तो अब देखिए पहले शब्द के आखिर में क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए। यानी स्वर संधि में क्या होगा? स्वर प्लस स्वर, स्वर प्लस स्वर, यानी स्वर से स्वर मिलेगा तभी स्वर संधि होगी। स्वर से अगर कुछ और चीज मिलेगी तो वो स्वर संधि नहीं होगी। ये चीज आपको याद रखनी है, समझनी है। स्वर से स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं। अब इसमें एग्जाम में कई बारी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है,
देखिए कैसे हो जाता है कि जैसे हमने अभी पीछे एक एग्जाम्पल देखा था, सम प्लस तोष, सम प्लस तोष देखा है ना। इसमें हमने क्या देखा कि यहां पर ये जो वर्ण है ये क्या है, ये वर्ण है, ये स्वर नहीं है, ये व्यंजन का वर्ण है। अब अगर कहीं पर आपको ऐसे लिखा हुआ दिखे कि सम लिखा हो, है ना, तो मैंने आपको बताया था कि माँ कब बनता है, तो माँ हमारा बनता है माँ वर्ण प्लस आ से, यानी इसके बाद में क्या है, आखिर में क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है। ठीक है, तो जहां पर भी आपको पूरा अक्षर यानी पूरा व्यंजन लिखा हुआ दिखे आखिर में, वहां पर अंत में क्या होने वाला है, स्वर होने वाला है। और जो दूसरा हमारा शब्द होगा, दूसरा जो हमारा शब्द होगा उसमें क्या होगा, उसमें सबसे पहले स्वर आ जाना चाहिए। उसमें अगर मान लीजिए यहां पर जैसे तोष आ रहा है, तो यहां पर पहले क्या आएगा, ता वर्ण आएगा। क्या आएगा, ता वर्ण आएगा। इसका मतलब ये गलत, तो पहले यहां पर क्या आना चाहिए, आ या ई या कोई भी स्वर आना चाहिए। तो पहला जो हमारा शब्द है उसके अंत में स्वर होना चाहिए, और जो दूसरा शब्द है उसके प्रारंभ में स्वर होना चाहिए। तो हमारी क्या होगी, स्वर संधि होगी। चलिए अब एक वन बाय वन स्वर संधि के प्रकार देख लेते हैं और कैसे स्वर संधि काम करती है ये देख लेते हैं। तो स्वर संधि के हमारे 5 प्रकार होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। जो आपका एग्जाम होने वाला है यूपी टेट का और सुपर टेट का या फिर सी टेट का, और या फिर जो आपके यूपी पुलिस का भी जो री एग्जाम होगा अभी जो कैंसिल हो चुका है, उसमें आप देखेंगे कि अगर पेपर थोड़ा इजी बनाना होता है, जैसे यूपी पुलिस में इजी हिंदी आई थी बहुत, तो उसमें स्वर संधि ही देते हैं मोस्टली, और अगर व्यंजन संधि भी देते हैं तो बहुत ही आसान वाली। लेकिन अगर पेपर को थोड़ा टफ करना हो तो उसमें क्या करते हैं, उसमें व्यंजन संधि ज्यादा देते हैं। तो हमारा एग्जाम जिस भी लेवल का हो उसी हिसाब से हमें तैयारी करनी है। ठीक है, छोड़नी कोई चीज नहीं है कि एग्जाम में ये अफसोस नहीं होना चाहिए कि यार ये चीज छूट गई थी। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं क्या कि हमारी दीर्घ संधि क्या होती है। दीर्घ स्वर सभी जानते होंगे, मैंने लास्ट लेक्चर में जब आपको वर्णमाला पढ़ाई थी तब मैंने आपको दीर्घ स्वर बतलाए थे कि भाई दीर्घ स्वर क्या होते हैं। तो दीर्घ स्वर जो होंगे हमारे, जहां पर भी आपको दीर्घ स्वर मिल जाए वहां पर क्या होगी, दीर्घ संधि होगी। कैसे, जो हमारे मूल स्वर थे कौन कौन से, आ, ई और उ, आ, ई और उ, ये हमारे 3 मूल स्वर हैं। इनका मेल जब इन्हीं से होगा, यानी आ का मेल आ से होगा, ई का मेल ई से होगा और उ का मेल ऊ से होगा, छोटे ऊ से, तो क्या बनेगा, बड़ा आ बनेगा, बड़ी ई बनेगी, बड़ा ऊ बनेगा। तो ये 3 मात्राएं आपको जब प्रश्न में देखने को मिल जाए, शब्द में देखने को मिल जाए, तो वहां पर मोस्ट प्रोबेबली हमारी क्या चीज होने वाली है, दीर्घ संधि होने वाली है। ये तो होगी बहुत ही आसान भाषा में, है ना। दूसरा केस इसमें क्या बन सकता है, दूसरा केस हमारा बन सकता है कि जब हमारा छोटे आ का मेल बड़े आ से हो जाए, तब भी क्या बनेगा, बड़ा आ ही बनेगा, तब भी क्या बनेगा, बड़ा आ बनेगा। यानी लघु स्वर और दीर्घ स्वर एक जैसे जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, उसी का दीर्घ स्वर बनाएंगे। ऐसे ही ई प्लस बड़ी ई मिलके क्या बनाएंगे, बड़ी ई बनाएंगे। ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलके क्या बनाएंगे, बड़ा ऊ बनाएंगे। इसी को आप पलट के भी लिख सकते हैं कि बड़ा आ प्लस छोटा आ मिलके क्या बनाएंगे, बड़ा आ। बड़ी ई प्लस छोटी ई मिलके क्या बनाएंगे, बड़ी ई। बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके क्या बनाएगा, बड़ा ऊ बनाएगा। तो हमको दीर्घ संधि में ये 3 मात्राएं ही देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। देखिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहां पर लिखा है धर्म प्लस अर्थ, धर्म प्लस अर्थ क्या बन गया, धर्मार्थ बन गया। अब देखिए फिर वही चीज जो मैंने आपको बतलाई थी कि अंत में देखने में यहां पर आप बच्चा कंफ्यूज हो जाए कि भाई यहां तो मां लिखा हुआ है, स्वर तो नहीं है, लेकिन प्रत्येक व्यंजन के अंत में क्या है, स्वर है। प्रत्येक व्यंजन के अंत में क्या है, स्वर है। अगर इसको हम तोड़ेंगे तो मैं आपको एक शब्द तोड़ के दिखाता हूं,
और आप उससे आइडिया लगाएंगे कि सारी चीजें कैसे काम करती हैं। देखिए, धा वर्ण प्लस आ, धा धा कैसे बना है, धा वर्ण प्लस आ। फिर उसके बाद क्या आया, रा, धर्म, रा वर्ण आया। रा में क्या है, कोई भी, रा कैसा है, बिना व्यंजन का है, आधा है, यानी इस तरह से लिखा जाएगा। फिर क्या आया, फिर आया मावर्ण और फिर आया आ। ये लिखा क्या है, ध अ र म अ, धर्म। ठीक, अब अंत में देखिए इसमें क्या आ गया, अंत में इसमें आया छोटा आ, और जो हमारा दूसरा शब्द है उसके शुरुआत में क्या है, छोटा आ। तो यहां से क्या हो जाएगा, छोटा आ प्लस छोटा आ मिल गया। ठीक, आगे इसको ऐसे ही लिख देता हूं, इसको भी तोड़ के लिख सकते हैं जैसे इसको तोड़ के लिखा है। तो हमारा जोड़ कहां पे हो रहा है, ये वाला प्लस तो दिया हुआ है यहाँ पे, ये प्लस ये है, तो छोटे आ में छोटा आ मिल रहा है। तो जब छोटे आ में छोटा आ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे बड़ा आ बन जाएगा। और ये बड़ा आ किस में मिल रहा है, माँ में मिल रहा है, तो क्या होगा, माँ बन जाएगा। ये तो क्या बन जाएगा, धर्मार्थ बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारा, धर्मार्थ बन जाएगा। समझ में आ गया कैसे वर्क हो रहा है। तो अंत में क्या हो, स्वर हो हमारा, और उसी स्वर से जब मिलेगा ये स्वर, सेम सेम स्वर मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, दीर्घ स्वर बनाएंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लीजिए आप, हिम प्लस आलय, तो यहां पर इस तरह से हो जाएगा, ये आ और बड़ा आ मिलके बड़ा आ बना देंगे। ये बड़ा आ है, छोटा आ मिलके बड़ा आ बना देंगे। बड़ा आ और बड़ा आ मिलके बड़ा आ बना देंगे। छोटी ई और छोटी ई मिलके बड़ी ई, छोटी ई बड़ी ई मिलके बड़ी ई, बड़ी ई मिलके बड़ी ई, ऐसे ही छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ। ठीक है, तो जहां पर भी आपको बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़े आ की मात्रा दिखे वहां पर आपको क्या लगाना है, दीर्घ संधि लगाना है। चलिए अगला देखें, अगली आती है हमारी गुण संधि। गुण संधि में क्या होगा कि जो हमारा स्वर है उसका गुण बदल जाएगा। जब मैंने आपको वर्णमाला पढ़ाई तो मैंने आपको बतलाया था कि ए और ओ ये कैसे बनते हैं, आ प्लस ई मिलके ए बनाते हैं, आ प्लस ऊ मिलके ओ बनाते हैं। ठीक, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, और इसमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो उसके लिए साथ साथ में क्या चीज और पता होनी चाहिए कि हम जब लिख रहे हैं हिंदी में, जैसे मैथ में हम लिखते हैं 3 + 2 = 5, है ना, और 2 + 3 लिख दे तो भी 5। तो ये मैथ में तो फॉलो होता है भाई ये नियम, हमारी हिंदी में नहीं चलता ये नियम। अगर मैंने लिखा है a + e = a तो सिर्फ a + e बराबर ही a होगा, कुछ और नहीं हो सकता। a + e = a है तो इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते कि e + a = a होगा, नहीं, ये नहीं होगा। e + a = a नहीं होगा, a + e ही a होगा हमेशा। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन दिमाग में नहीं रखना कि कभी आप सोचो कि भाई इसको पलट के ही तो लिखा, जुड़ तो यही दोनों रहे, नहीं, ये मैथ वाले नियम नहीं चलेंगे, हिंदी के अपने नियम है। e + a बने, आ मिलेगा तो ये आगे चल के या में परिवर्तित होगा। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में क्लियर रखिएगा कि a + e मिलके a बनाएंगे और ऐसे ही a + ऊ मिलके o बनाएंगे। तो गुण संधि क्या है, नाम से पता चल रहा है कि जो हमारा पहले क्या था दीर्घ संधि में कि गुण नहीं बदला था, आ जो था वो आ ही रहा, बस बड़ा आ बन गया। ई जो था वो ई ही रहा, बस बड़ी ई बन गया। ऊ जो था वो ऊ ही रहा, बस बड़ा ऊ बन गया। अब क्या होगा, इनका गुण परिवर्तन हो जाएगा। दूसरे तरीके से कहें कि दो विपरीत गुणों के या दो अलग अलग गुणों के स्वर मिलेंगे और एक नया स्वर बनाएंगे, यानी आ + ई मिलके ए बनाएंगे, आ + ऊ मिलके ओ बनाएंगे। तो जहां पर भी आपको ए की और ओ की मात्रा दिखेगी वहां पर आपको क्या लगाना है, वहां पर आपको गुण संधि तुरंत पहचान लेना है कि भाई गुण संधि का उदाहरण है ये। जैसे
नर प्लस इंद्र, नरेंद्र। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये रा ऐसे आ होगा, आ और ई मिले ए बनाया, आ और ई मिले ए बनाया, आ और ई मिले ए बनाया, आ और ई मिले ए बनाया। ठीक है, ऐसे ही आ प्लस उ मिले ओ बनाया, आ प्लस उ मिले ओ बनाया। ठीक है, तो आ प्लस ई ए और आ प्लस उ ओ। ठीक है, अगर हम बात करें इसके नियम, भाई कई जगहों पर बच्चा कहता है कि सर नियम इसके नहीं बतलाया आपने या सारे नियम लिखवा दो, तो बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको जवाब बता दी एक चीज कि आ प्लस ई क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे। अब आ प्लस बड़ी ई भी ए बनाएंगे भाई, आ प्लस तो ये सब मिलके क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे। ठीक है, ऐसे ही आ प्लस उ मिलके ओ बनाएंगे, आ प्लस उ मिलके ओ बनाएंगे, आ प्लस उ मिलके भी ओ बनाएंगे, आ प्लस उ मिलके भी ओ बनाएंगे। ठीक है, तो ये जहां पर भी ए और ओ मिलेंगे वहां क्या होगा, हमारा मोस्ट प्रोबेबली गुण संधि होगा, आ प्लस ई ए, आ प्लस उ ओ। ठीक है, चलिए अगली संधि देखें। अगली संधि है हमारी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होना है कि जो हमारी गुण संधि में परिवर्तन हुआ था उसमें वृद्धि हो जाएगी, यानी गुण संधि में ए आया था, इसमें आय आ जाएगा, गुण संधि में ओ आया था, इसमें औ आ जाएगा। दूसरा तरीका इसको पहचानने का कि आपको जहां पर भी डबल मात्रा वाला शब्द दिखे, जहां पर भी आपको डबल मात्रा वाला शब्द दिखे वहां पर तुरंत आपको पहचान जाना है कि वृद्धि संधि है। आय की मात्रा मिले या फिर औ की मात्रा मिले तो वहां पर क्या होगा, हमारा वृद्धि संधि होगा। होता कब है, जब छोटे आ या बड़े आ के बाद ए या ऐ आ जाए, छोटे आ या फिर बड़े आ के बाद ए आ जाए या फिर ऐ आ जाए, बड़े आ के बाद भी ए आ जाए या फिर ऐ आ जाए, तो ये क्या बनाते हैं, ये ऐ की मात्रा बनाते हैं, ये क्या बनाते हैं, ऐ की मात्रा बनाते हैं। ऐसे ही छोटे आ और बड़े आ के बाद अगर ओ आ जाए या फिर औ आ जाए, ओ आ जाए या फिर औ आ जाए, तो ये क्या बनाएंगे, ये औ बनाएंगे। ठीक है, वृद्धि संधि समझ गए आप। आपको क्या देखने को मिलेगा, ये दो मात्राएं देखने को मिलेंगी, ऐ की या फिर औ की मात्रा जहां भी दिखे वहां पर क्या होगा, वृद्धि संधि होगा। नियम क्या लगेगा, आ में या तो ए मिल रहा होगा या ऐ मिल रहा होगा, या फिर बड़े आ में ए मिल रहा होगा या फिर ऐ मिल रहा होगा, या फिर आ में ओ मिल रहा होगा या औ मिल रहा होगा। ठीक है, देख लेते हैं। एक प्लस एक एक एक, मत प्लस एक मतैक्य, सदा प्लस एव सदैव, महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य, वन प्लस औषधि वन औषधि। ठीक है, आ प्लस ओ औ, आ प्लस औ औ, आ प्लस ऐ ऐ। ठीक है, तो ये नियम हमारे इसमें फॉलो करेंगे और पहचान इसकी, इसमें आपको दो मात्राएं वाले शब्द देखने को मिलेंगे। फिर आती है हमारी यण संधि। यण संधि में क्या होगा, अगर ई के बाद कोई भी विजातीय स्वर आ जाए, यानी ई से अलग कोई भी स्वर आ जाए, ए आ जाए, उ आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो उसमें क्या होगा, ई हमारी य में परिवर्तित हो जाएगी, यानी ई या फिर बड़ी ई दे रखा हो आपको शब्द के आखिर में, और उसमें क्या मिल जाए, कोई भी विजातीय स्वर, सिर्फ ई नहीं मिलना चाहिए, उसके अलावा छोटा आ मिल जाए, बड़ा आ मिल जाए,
ऊ मिल जाए, बड़ा ऊ मिल जाए, ए मिल जाए, ऐ मिल जाए, ठीक है। ई के अलावा कोई भी शब्द, कोई भी स्वर मिल जाए तो हमारा क्या होगा, ये ई किस में परिवर्तित हो जाएगी, ये य वर्ण में परिवर्तित हो जाएगी, ठीक है। ये किस में परिवर्तित हो जाएगी, य वर्ण में परिवर्तित हो जाएगी। अब इसमें एक चीज जो समझने वाली है कि यहां पर मैंने यह वर्ण लिखा है, यह व्यंजन नहीं लिखा। क्या लिखा है मैंने, ये यह वर्ण में परिवर्तित होगी, यानी ई की जगह पे यह वर्ण आएगा और उसके साथ जो भी स्वर मिलेगा उसकी मात्रा आ जाएगी। आ मिलेगा तो ये यह बन जाएगा, बड़ा आ मिलेगा तो या बन जाएगा, ऊ मिलेगा तो यू बन जाएगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसके, उससे ज्यादा अच्छे से ये समझ में आएगा। देखिए, यदि प्लस अपि, तो यहां पर क्या हुआ, य प्लस द प्लस ई, यही तो है यदि। दी को तोड़ दिया मैंने, द प्लस ई। अब क्या है, ये किस में मिल रही है, अपी में मिल रही है, अ प्लस पी, ऐसे लिख देता हूं मैं, इसको नहीं तोड़ता क्योंकि जुड़ने ये सिर्फ दोनों है। तो अब इसकी जगह पे क्या आएगा, इसकी जगह पे जब ई आ से मिल रहा है तो ई की जगह पे क्या आ जाएगा, यह वर्ण आ जाएगा। देखिए यह तो पहले हमें दिया हुआ ही है, ये भी दिया हुआ, इसकी जगह पे क्या आ गया, यह वर्ण आ गया, बाकी सब वैसा ही रहेगा, अ प्लस पी, ठीक। अब ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, यह बना देंगे, आधा द है, यह है, पी है, यद्यपि, यद्यपि, ठीक। ऐसे ही इति प्लस आदि, इसको भी तोड़ के दिखा देता हूं मैं आपको। इति कैसे लिखेंगे, ई प्लस तावर्ण प्लस ई, यही हुआ इति। ती को तोड़ेंगे तो ता प्लस ई, ती। उसके बाद क्या है, आदि है, प्लस आ प्लस दी, आ प्लस दी, इनको नहीं तोड़ता, सिर्फ ये दोनों जुड़ेंगे तो इसी के लिए मैंने इसको तोड़ा है। तो ये तो ऐसे ही रहेगा, ई, ये भी ऐसे ही रहेगा, ई की जगह पे क्या आ जाएगा, यह वर्ण आ जाएगा, और ये बाकी सब ऐसे ही रहेगा। तो यह वर्ण और आ मिलके क्या बना देंगे, या बना देंगे। तो क्या बन जाएगा, इत या दी इत्यादि। समझ में आ गया। इसी तरह से नदी प्लस अणपर, नदी अर्पण, देवी प्लस आगमन, देव्यागमन, अनु प्लस अय, अन्वय, सु प्लस आगत, स्वागत, नहीं सु प्लस आगत अभी हमने एक ही नियम पढ़ा है, यह वाला, तो यह तक का समझते हैं। अब देखते हैं वह वाला नियम। हाँ एक और चीज, जब मैंने आपको वर्णमाला पढ़ाई थी तब मैंने आपको बताया था कि यह और वह को हम क्या बोलते हैं, अर्ध स्वर भी बोलते हैं। उसका कारण यही है कि यह देखिए यहाँ पे किससे मिलके बन गया, दो स्वरों से मिलके यह बन गया, है ना। ऐसे ही अब दो स्वरों से मिलके वह भी बनेगा, इसीलिए यह और वह को क्या बोलते हैं, अर्ध स्वर बोलते हैं। चलिए एक नियम तो ये हो गया हमारा कि ई के बाद क्या आ जाए, कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो वो यह में परिवर्तन हो जाएगा। दूसरा नियम क्या कहता है इसका, कि हमारा जो ऊ है या फिर बड़ा ऊ है, उसके बाद कोई भी विजातीय स्वर आ जाए, विजातीय मतलब सिर्फ ये ना हो बाकी और कोई भी हो, आ हो, ई हो, ए हो, ओ हो, कोई भी हो, इनसे अलग, ऊ से अलग कोई भी स्वर हो, तो हमारा ये ऊ किस में परिवर्तित हो जाता है, ऊ परिवर्तित हो जाता है वह वर्ण में। सॉरी ये बराबर मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, ये दोनों मिलके वह नहीं बनाते हैं, ऊ की जगह पे वह आ जाता है, ऊ की जगह पे क्या आ जाता है, वह वर्ण आ जाता है, बाकी ये स्वर ऐसे ही रहते हैं और अपने हिसाब से मात्रा लगवाते हैं। चलिए इसका उदाहरण देखें। अनु प्लस अय, अनु प्लस अय, अगर हम अनु प्लस अय को तोड़ेंगे तो देखिए हमारा क्या बनेगा,
अ प्लस नए वर्ण प्लस उ, ये हो गया हमारा अनु। उसके बाद क्या है, अय है, प्लस अय, है ना। अय को भी तोड़ लें, तो अय को तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, अ प्लस ये, अ प्लस ये। तो अब देखिए ऊ में क्या चीज मिल रही है, ऊ में आ मिल रहा है, यानी ऊ में एक विजातीय स्वर मिल रहा है। तो ये क्या बना देगा, ऊ हमारा बन जाएगा क्या, व में कन्वर्ट हो जाएगा। ऊ की जगह पे क्या आ जाएगा, व वर्ण आ जाएगा। तो अब देखिए आ ऐसे ही रहेगा, ना वर्ण भी ऐसे ही रहेगा, ऊ की जगह पे क्या आ जाएगा, वा वर्ण आ जाएगा, आ ऐसे ही रहेगा और या भी ऐसे ही रहेगा। तो अब ये क्या बन गया, इन दोनों ने मिलके क्या बना दिया, वा बना दिया, ना आधा रह गया, तो ये क्या बन गया, अन्वय बन गया। क्या बन गया, अन्वय बन गया। ठीक, ये तो होगी इसका तरीका। अब इसको पहचानने की ट्रिक देखिए क्या है, कि जहां पर भी आपको क्या मिल जाए, यह और वैसे पहले, यह और वैसे जस्ट पहले क्या हो, आधा वर्ण हो, आधा व्यंजन हो, तो वहां पर क्या होगा, हमारा यण संधि होगी। देखिए वा से पहले आधा न, वा से पहले आधा से, वा से पहले आधा न, या से पहले आधा व, या से पहले आधा द, या से पहले आधा त। तो यह और वैसे जस्ट पहले क्या हो, आधा अक्षर जिसको हम बोलते हैं, यानी बिना स्वर वाला वर्ण हो, बिना स्वर वाला कोई व्यंजन हो, तो वहां पर क्या होगा, हमारा यण संधि होगी। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज। चलिए आगे देखते हैं, हमारी लास्ट स्वर संधि का रूप जो है क्या है, अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होगा, यहां पर भी या और वा ही बनेंगे, लेकिन या और वा से पहले कोई भी आधा अक्षर नहीं होगा। कैसे बनेंगे ये देख लेते हैं। जहां पर कहीं पर भी क्या हो, ए और ऐ हो, या फिर ओ और औ, अगर इनके बाद कोई भी स्वर आता है तो ए जो है ऐ में, ऐ आय में, ओ अव में और औ आव में परिवर्तित हो जाता है। कैसे, देखिए यहां पर क्या है, न प्लस ए, ना वर्ण प्लस ए, ने प्लस आ प्लस ना, यही है नैन। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये दोनों जब मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, अय बना देंगे, यानी जो हमारा ए है ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, अय में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या बनेगा, देखिए न प्लस अय, आ पूरा है, यह वर्ण है, तो यह वर्ण प्लस अ प्लस न, तो क्या हो गया, ये दोनों ने मिलकर न बना दिया, इन दोनों ने मिलकर यह बना दिया, और इसने नयन। ठीक है, बस क्या फर्क है, पहले वाले में क्या हो रहा था यण संधि में क्या चीज हो रही थी, ई के बाद कोई भिन्न स्वर आ रहा था तो क्या हो रहा था, इसमें यह वर्ण बन रहा था। ठीक है, ऐसे ही ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आ रहा था तो वह वर्ण बन रहा था। अब इसमें आय क्यों बन रहा है, आय क्यों बन रहा है, ये चीज समझ लीजिए। ए दिया हुआ है मान लीजिए आपको, तो ए आपको पता है कैसे बना है, आ प्लस ई से, है ना, आ प्लस ई से ए बना है। तो अब ए में कोई भिन्न स्वर जोड़ते हैं, चलिए मैंने जोड़ दिया आ, भिन्न स्वर जोड़ा, ए में भिन्न स्वर जोड़ते हैं, एक बार और लिख के दिखा देता हूं, ए प्लस आ लिखता हूं मैं। तो ए प्लस आ को मैं कैसे लिख सकता हूं, ए को तोड़ सकता हूं, आ प्लस ई प्लस आ, तो ई और आ मिलके क्या बनाते हैं, ई और आ मिलके क्या बनाते हैं, या वर्ण बना देते हैं। क्या बना देते हैं, या वर्ण। उससे पहले क्या है, आ और दिया हुआ है हमें एक्स्ट्रा, तो मिलके इन्होंने क्या बना दिया, आय बना दिया। क्या बना दिया, आय बना दिया। ऐसे ही जब अय मिलेगा तो क्या होगा, आय बन जाएगा, ओ मिलेगा तो अव बन जाएगा, अव मिलेगा तो आव बन जाएगा। ठीक है, गै प्लस अक गायक, पो प्लस अन पवन, पौ प्लस अक पावक,
तो जहां पर भी आपको ऐसे शब्द दिखे, नयन, पवन, गयन, सयन, मयन, रयन, ढयन, तो यहाँ पर क्या होगा, वहां पर हमारा अयादि संधि होगी। गायक, पावक, जावक, सावक, रावक, ये सब क्या होंगे, ये हमारे अयादि संधि होंगे। ठीक है। तीसरी चीज क्या होती है इसमें, जब हमारा कहीं पर भी री दिया हुआ हो, री दिया हुआ हो और उसके बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, तो जो हमारा री है ये किस में बदल जाता है, त्रा में बदल जाता है। री किस में बदल जाता है, रा में बदल जाता है। री के बाद जब भी कोई भिन्न स्वर आएगा तो वो हमेशा काय में बदल जाएगा। ये अयादि में नहीं है, हर किसी में लगेगा आपका। री के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ये किस में बदल जाता है, ये रा में बदल जाता है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई, या कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में बतलाइए। ए के बाद भिन्न स्वर तो आए, आय के बाद भिन्न स्वर तो आय। अब देखिए ए, अगर मैं इसको लिखूं ऐसे प्लस आय कैसे बना ये भी देख लेते हैं, है ना। कोई कंफ्यूजन क्यों छोड़े भाई हम, बिल्कुल भी। चलिए अब देखिए, ये रहा हमारा कि भाई हमारा ये देखिए आय बना कैसे था। आय हमारा बना कैसे था कि जब हमारे छोटे आ या बड़े आ का मेल ए या ऐ से हो जाए तो ऐ हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ए या ऐ से करा देते हैं इसका मेल, तो हमारा कैसे बनता है, ये बना कैसे होगा, आ के बाद क्या आ गया हो, ए आ गया हो, आ के बाद क्या आ गया हो, ए आ गया हो, तो ये हमारा ऐ बन गया होगा, ऐसे ही बना होगा। उसके साथ में क्या और जोड़ रहा है यहाँ पे, आ और जुड़ रहा है ना। अब इस ए को तोड़ लेते हैं, आ प्लस ई प्लस आ। ठीक है, बिल्कुल मैथ की तरह काम चल रहा है यहाँ पे, जोड़ तोड़ समझो। आ प्लस आ मिलके क्या बनाएंगे, बड़ा आ। ई प्लस आ मिलके क्या बनाएंगे, यह वर्ण, तो ये क्या बन जाएगा, आय। क्या बन गया, आय। ऐसे ही ओ के साथ जब वर्ण मिलेगा तो औ बनेगा, और औ के साथ मिलेगा तो आव बनेगा। नयन, गायक, पवन, पावक, नाविक। ठीक है, तो आव, ई और क्या नाम है, आय, आय, अव और आव, ये जहां भी आपको दिखेंगे वहां पर आपको क्या लगाना है, अयादि संधि लगाना है। बिल्कुल मैंने आपको एक एक चीज डिटेल में खोल के बतला दी कि किस तरह से ये वर्क करती है। ठीक है, तो स्वर संधि यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो जाती है। आप इसकी प्रैक्टिस करिए, जितने उदाहरण मैंने दिए उनको करिए। जितने उदाहरण मैं आपको यहाँ करा रहा हूँ मोस्टली आप देखेंगे कि इसी में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। बाकी जो और महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम प्रैक्टिस सेट में करेंगे, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे, ये हमारी पूरी गारंटी है। आप बस हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ तैयारी करिए। आपने इससे पहले जहां से भी तैयारी की हो और आपको लगा हो कि भाई आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया, तो इस बार एक मौका आप, मैं आपसे कहता हूं कि आप हमारे साथ लग के देखिए। हम 100% आपको बोल रहे हैं कि आप उससे बेटर करके आओगे जो आप पहले करके आए हो, और आप सिलेक्शन कंफर्म लगभग पा ही लोगे। चलिए अगला देखते हैं हम। स्वर संधि के बाद हमारा नेक्स्ट रूप क्या था संधि का, व्यंजन संधि। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें व्यंजनों का मेल होगा। पहले किसका था, सिर्फ स्वरों का मेल था, अब किसका होगा, व्यंजन का मेल होगा। अब इसमें दो केस हो सकते हैं, या तो व्यंजन से व्यंजन मिलेगा तब भी व्यंजन संधि है, या तो व्यंजन और स्वर मिलेंगे तब भी व्यंजन संधि है। यानी दो में से एक भी चीज अगर व्यंजन है तो वो क्या है, व्यंजन संधि है। किसी व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। किसी भी व्यंजन का व्यंजन से या फिर स्वर से मेल होने पर जो भी परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं,
व्यंजन संधि कहते हैं। इसमें कुछ नियम है, बहुत ही सिंपल है वैसे तो, लेकिन अगर आप उसको ध्यान से नहीं देखोगे, बुक में देखोगे कि अरे इतने सारे नियम मैं कैसे याद करूंगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप बिल्कुल लॉजिकल वे में समझते चलो, जैसे मैंने आपको स्वर संधि पूरी एक एक चीज लॉजिकल तरीके से समझाई कि क्या मिलके क्या बन रहा है। ऐसे नहीं कि सिर्फ ये मिलेंगे और ये बन जाएगा, कैसे मिले, कैसे बना, ये सब मैंने आपको बतलाया। ऐसे ही व्यंजन संधि को भी बिल्कुल लॉजिकल तरीके से पढ़ेंगे तो इसमें आपको कुछ भी टफ नहीं लगेगा और बहुत ही आसानी से आप इसको कर पाएंगे। चलिए, तो सबसे पहला जो हमारा नियम है वो क्या कह रहा है कि जो हमारे पहले वर्ण हैं, किसके, जितने भी मैंने आपको स्पर्श व्यंजन बताए थे, क्या बतलाया था, कचट तप, आपको याद होगा वर्णमाला हमने पढ़ी थी। तो स्पर्श व्यंजन जो थे उनके जो पहले व्यंजन हैं, पहले जो वर्ण हैं क, च, ट, त और प, क च ट तप, कचट तप, यानी किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का मेल, किसी भी, इसको और थोड़ा सही से लिख लेते हैं, किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का, तो वर्ग का पहला वर्ण कौन कौन सा है हमारा, कावर्ण, चावर्ण, टावर्ण, तावर्ण और पावर्ण, ये 5 वर्ग थे। 5 वर्ग मैंने आपको लिखवाए थे स्पर्श व्यंजन, उनका पहला वर्ण है। तो किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का मेल किस किस से हो, देखिए, वर्ग के तीसरे अथवा चौथे वर्ण से हो, वर्ग के तीसरे अथवा चौथे वर्ण से हो। तो वर्ग का तीसरा अथवा चौथा वर्ण कौन सा होता भाई, तीसरा वर्ण गा और चौथा वर्ण घा। ठीक है, तो पहले वर्ण का मेल किससे हो रहा है यहां पर, तीसरे या फिर चौथे वर्ण से हो, या फिर और किससे हो, या फिर या रा लावा, या रा लावा हा से हो जाए, किससे हो जाए, या रा लावा या फिर हा से हो जाए। तो किस किस से और हो जाए भाई, ये सब में एक ही जगह पे लिख देता हूं, या से हो जाए, रा से हो जाए, ला से हो जाए, वा से हो जाए या फिर हा से हो जाए। ठीक, का मेल किससे हो जाए, गा से हो जाए, घा से हो जाए, या फिर या रा लावा हा किसी से भी हो जाए। ऐसे ही चा का मेल जा या झा से हो जाए, या रा लावा किसी से भी हो जाए। तो पहले वर्ण का मेल तीसरे या चौथे या फिर जो हमारे अंतःस्थ व्यंजन थे उनसे हो जाए या फिर हा से हो जाए, तो ये किस में परिवर्तित हो जाते हैं, ये हमारे किस में परिवर्तित हो जाते हैं, ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। ये क्या रहा हमारा, हो जाए तो क्या होगा, का को गा, चा को जा, टा को डा और ता को दा, पा को बा में बदल दिया जाता है। यानी जो हमारा पहला वर्ण है ये किस में बदल जाएगा, ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। तो का क्या बन जाएगा, गा बन जाएगा। चा का क्या बन जाएगा, चा छा जा, जा वर्ण बन जाएगा। टा ठा डा, डा वर्ण बन जाएगा। ता था दा, दा वर्ण बन जाएगा। पाफा बा, बा वर्ण बन जाएगा। तो नियम हमारा पहला क्लियर हो गया कि अगर किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का मेल तीसरे या चौथे वर्ण से हो या फिर या रा लावा हा से हो, तो ये वर्ण जो है पहला वाला, ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके, उससे एकदम सही से समझ में आपको आ जाएगा। अब देखिए, का मेल किससे हुआ, का मेल हुआ गा से। अच्छा, इसमें एक और चीज रह गई,
यारा लवा या फिर किसी स्वर से हो जाए, यानी इनके बाद में कोई भी या आ जाए या फिर कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए, इन दोनों में से एक चीज हो या फिर तीसरे या चौथे वर्ण हो, तो इनका परिवर्तन किस में हो जाएगा, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में इनका परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, जैसे का में गा मिला तो क्या बन गया, का किस में परिवर्तित हो गया, गा में परिवर्तित हो गया, तो दिक प्लस गज क्या बन जाएगा यहां पे, दिग्गज। का की जगह पर क्या आ गया, तीसरा वर्ण आ गया। वाक प्लस ईश, का में किसका मेल हुआ, स्वर का मेल हुआ, तो क्या बन जाएगा, वागीश। का की जगह पर क्या आ गया, गा आ गया और ई मिलके गी बन गया। देखिए कैसे, वा प्लस क प्लस ई प्लस श, है ना, तो इसका मेल जब इससे हुआ तो का की जगह पे क्या आ गया, गा वर्ण आ गया, और ई मिलेगा तो क्या बना देगा, गी बना देगा, है ना, यही होगा, तो क्या आ गया, वागीश आ गया। अच प्लस अंत, तो चा और आ मिलके क्या बनाएंगे, चा छा जा, जा वर्ण बनाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अजंत। षट प्लस आगमन, षट प्लस आगमन क्या बन जाएगा, षट प्लस आगमन नहीं, षट प्लस आनन, तो षडानन क्या बन जाएगा, षडानन, षडानन। सत प्लस भावना, ता था दा, सद्भावना, सद्भावना। अप प्लस जा, तो पा किस में मिल रहा है, जा में मिल रहा है, तो क्या बनेगा, बा बन जाएगा, अब्ज। ठीक है, सित प्लस धी, सिद्धि, तो पहले वर्ग, किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का मेल यदि किसी तीसरे या चौथे वर्ण से होता है, या फिर यारा लावा हा से होता है, या फिर किसी स्वर से होता है, तो वो जो पहला वर्ण है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। ठीक है, बाकी सब कुछ वैसा रहेगा, बस क्या होगा, पहले वर्ण की जगह तीसरा वर्ण हम लिख देंगे और शब्द अपना बना देंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरा नियम हमारा क्या कहता है। दूसरा नियम कहता है कि किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का मेल यदि ना या मा से हो जाए तो उसके स्थान पर क्या होगा, उसका पांचवा वर्ण आ जाएगा। यानी जैसे का मेल अगर ना या मा से होता है तो ये क्या बनाएंगे, ये अपने ही वर्ग का पांचवा वर्ण बनाएंगे, यानी अणा खाली बनाएंगे। ठीक है, ऐसे ही चा का मेल ना या मा से होता है तो ये क्या बनाएंगे, इया बना देंगे। टा का मेल होगा तो णा बना देंगे। लेकिन इसमें एक चीज आप समझिए, अब जो क्या है, जितने भी हमारे पंचमाक्षर हैं उनकी जगह पर हम क्या यूज करने लगे हैं, अब मोस्टली उनकी जगह पर हम अनुस्वार यूज करने लगे हैं। अगर वो कहीं पर भी आधे आ रहे हैं यानी बिना स्वर के आ रहे हैं तो वहां पर क्या होगा, उसकी जगह हम अनुस्वार मोस्टली यूज करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा का ऐसा ही लिखा जाता है। जैसे वाक्मय है तो वार्डमय हो जाता है ना। का में क्या मिला, मां मिला, तो का की जगह पर क्या आ गया, अणा खाली आ गया। चा में ना मिला तो चा की जगह पर क्या आ गया, इया आ गया। टा में मां मिला तो टा की जगह पर क्या आ गया, णा आ गया। ता में ना मिला तो ता की जगह पर ता का पांचवा अक्षर क्या होता है, ता था दा धा ना, तो ता में ना मिला तो ना आ गया। पा में मां मिला तो मा आ गया, पा फा बा भा मा। तो पहले अक्षर का मेल यदि ना या मा से होगा तो वो अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएंगे, ये हमारा दूसरा नियम कहता है। अब ता संबंधी कुछ नियम है, जैसे ता के बाद यदि चा या छा हो, ता के बाद क्या हो, चा या छा हो, तो ता जो है चा बन जाएगा। जा या झा हो तो ता क्या बन जाएगा,
जा बन जाएगा। टा या ठा हो तो ता किस में परिवर्तित हो जाएगा, ता ता में परिवर्तित हो जाएगा। डा या ढा हो तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, डा में परिवर्तित हो जाएगा। और अगर ला हो तो ला में परिवर्तित हो जाएगा। यानी ये जो हमारा ता है ये तुरंत अपना बदल के उसी उसमें बन जाएगा। जैसे चा या छा होने पर, चा या छा होने पर ता की जगह पर क्या आ जाएगा, चावर्ण आ जाएगा। अगर ता के बाद क्या है, चा या छा है, जैसे यहाँ ता के बाद चा है तो ये ता किस में बदल गया, चा में बदल गया। ता के बाद जा है तो ये किस में बदल गया, जा में बदल गया। ता के बाद झा है तो ये किस में बदल गया, जा में बदल गया। तो ता के बाद क्या हो, चा या छा हो तो चा में बदलेगा, जा या झा हो तो जा में बदलेगा, टा या ठा हो तो टा में बदलेगा, डा या ढा हो तो डा में बदलेगा, और ला हो तो ला में बदल जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं। उत प्लस चारण, तो ता के बाद क्या आ गया, चा आ गया, तो ये हमारा चा में बदल गया। सत प्लस जन, क्या आ गया, ता के बाद जा आ गया, तो ये ता किस में बदल जाएगा, जा वर्ण में बदल जाएगा, सज्जन। उत प्लस झटिका, झा आ गया ता के बाद, तो इसका क्या बन जाएगा, जा वर्ण बन जाएगा, उज्झटिका। तत् प्लस टीका, ता के बाद क्या आ गया, टा आ गया, तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, ता में परिवर्तित हो जाएगा, तट्टिका। उत प्लस डयन, ता के बाद क्या आ गया, डा आ गया, तो ये किस में बदल जाएगा हमारा ता, डा में बदल जाएगा, उड्डयन। उत प्लस लास, ता के बाद क्या आया, ला आया, तो ता किस में परिवर्तित होगा, ला में परिवर्तित हो जाएगा, उल्लास बन जाएगा। ठीक है, चलिए ता का दूसरा नियम देखते हैं। यदि ता के बाद शा हो, ता के बाद क्या मिल जाए आपको, शा मिल जाए, तो ता किस में बदल जाएगा, ये तो बन जाएगा चावर्ण और ये बन जाएगा छा। ता के बाद अगर आपको कहीं पर भी शा मिलता है तो ता क्या बन जाएगा, ता बन जाएगा हमारा चावर्ण और शा बन जाएगा हमारा छावर्ण। ठीक है, उत प्लस श्वास उच्छ्वास, उत प्लस शिष्ट उच्छिष्ट, सत प्लस शास्त्र सच्छात्र। ठीक है, ता आया शा आ गया, तो ये बदल गया चा और छा में। ता आया शा आ गया, चा और छा में बदल गया। ता आया शा आ गया, चा और छा में बदल गया। तो ता की जगह पर क्या आ जाएगा, चा आ जाएगा, और छा की जगह पर, ओ सॉरी, शा की जगह पर छा आ जाएगा। इसी तरह से ता का मेल यदि किससे हो जाए, हा से हो जाए, ता का मेल किससे हो जाए, ता वर्ण का मेल हा वर्ण से हो जाए, तो ता की जगह पर क्या आ जाता है, ता की जगह पर दा आ जाता है, ता की जगह पर क्या आ जाएगा, दा वर्ण आ जाएगा, और हा की जगह पर क्या आ जाएगा, धा वर्ण आ जाएगा। ठीक है, उत प्लस हार उद्धार, उत प्लस हरण उद्धरण, तत् प्लस हित तद्धित। तो ता की जगह पर दा और हा की जगह पर धा। कब, जब ता के बाद हा आ रहा हो। ये हो गए हमारे ता संबंधी कुछ नियम। अब छा का नियम क्या है, स्वर के बाद अगर आपको कहीं पर भी छा देखने को मिल जाए, कोई भी स्वर हो और उसके बाद क्या हो, छा हो, तो छा से पहले चा वर्ण बढ़ा दिया जाता है। कहीं पर भी क्या दिया हुआ हो, कोई भी स्वर दिया हुआ हो और उसके बाद छा वर्ण हो, तो क्या होता है, छा से पहले चा वर्ण को बढ़ा देते हैं। छा से पहले क्या करते हैं, चा वर्ण को, कोई भी स्वर हो, ए हो, आ हो, ई हो, ऊ हो, ए हो। ठीक है, स्व प्लस छंद स्वच्छंद। अब छा से पहले क्या आ गया, यहां पर आ गया, तो स्वच्छंद। आ प्लस छादन आच्छादन, छा से पहले चा बढ़ा दिया। अनु प्लस छेद अनुच्छेद, ऊ आ गया, तो छा से पहले चा बढ़ा दिया। तो छा से पहले जहां पर भी कोई स्वर मिल जाए आपको, आपको क्या करना है, छा से पहले आधा चा लगा देना है, यानी चा वर्ण बढ़ा देना है। अब देखिए मां संबंधी कुछ नियम है, बहुत ही सिंपल है। मां के दो ही नियम है, क्या है कि भाई जहां पर भी आपको मां मिले देखने को और मां के बाद कोई भी व्यंजन आ रहा, मतलब कोई भी वर्ण आ रहा हो, का से लेके हा तक, का से लेके हा तक कोई भी वर्ण आ रहा हो 35 के 35 वर्णों में से, तो का किस में बदल जाएगा, का जो है अनुस्वार में बदल जाएगा, यानी अंक की बिंदी में बदल जाएगा। सिर्फ मां के बाद क्या नहीं आना चाहिए, मां वर्ण नहीं आना चाहिए,
सिर्फ माँ के बाद अगर माँ नहीं है, माँ के अलावा कोई भी वर्ण है, का खा गा घा डा चा छा जा जा णा ता था दा धा ना, कुछ भी है माँ के बाद, तो क्या होता है, वो अनुस्वार में बदल जाता है। सिर्फ क्या नहीं होना चाहिए माँ के बाद, माँ वर्ण नहीं होना चाहिए। ठीक है, माँ वर्ण होगा तो क्या होता है ये मैं भी आपको बताऊंगा। सिर्फ क्या होना चाहिए, माँ वर्ण नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी वर्ण हो 35 के 35 में से, यानी बचे कितने, 34 वर्ण। तो 34 वर्णों में से, व्यंजनों में से कोई भी व्यंजन हमारा आ जाए, कोई भी वर्ण आ जाए, तो ये जो हमारा माँ है ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, ये माँ हमारा अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे किम प्लस चित, तो माँ के बाद देखिए यहाँ पर क्या आ गया, चा आ गया, तो माँ किस में परिवर्तित हो गया, अनुस्वार में, किंचित। सम प्लस कल्प, माँ के बाद क्या आ गया, का आ गया, संकल्प। सम प्लस तोष, संतोष। सम प्लस पूर्ण, संपूर्ण। तो माँ के बाद जब भी कोई भिन्न वर्ण आ जाएगा, भिन्न व्यंजन आ जाएगा, तो माँ किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। और दूसरा नियम क्या कहता है, अगर माँ के बाद माँ आ जाए तो उसका द्वित्व हो जाता है। द्वित्व का मतलब माँ में फिर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। माँ के बाद अगर माँ आ रहा है तो उसको वैसा का वैसा ही लिख देंगे। अब इस माँ के बाद अगर कोई और व्यंजन आ रहा होता तो ये अनुस्वार में बदल जाता, और अगर माँ के बाद माँ है तो कोई परिवर्तन नहीं, इन दोनों को एक साथ यानी द्वित्व करके लिख देंगे। ठीक है, इतनी चीज क्लियर। ये हमारे माँ वाले जो नियम थे वो कंफर्म हो गए, क्लियर हो गए। अब देखिए कुछ और नियम है, 1 2 3। ना के बाद अगर ना हो, सॉरी, ना का ना, ये जो हमारा ना है ये णा में कब परिवर्तित होगा, कुछ ऐसे स्पेशल केसेस है जब हमारा क्या होता है, ना जो है णा में परिवर्तन हो जाता है। कब होता है, री हो, रा हो या शा हो। री, रा, शा, ये 3 वर्ण है, इसके बाद अगर कहीं पर भी आपको शब्द में ना मिल जाए, यानी अंत में क्या हो, री हो, रा हो या फिर शा हो, तो उसके बाद अगर कहीं पर भी ना आ रहा है तो ना का क्या हो जाता है, णा हो जाता है। लेकिन क्या चीज नहीं होनी चाहिए, चावर्ग, टावर्ग, तावर्ग, ला, शा और सा का व्यवधान हो जाने पर ना का णा नहीं होता। यानी उस शब्द में जो पहले वाला हमारा शब्द है उसमें अगर चावर्ग का कोई अक्षर आ गया यानी व्यंजन आ गया, टावर्ग का कोई व्यंजन आ गया, तावर्ग का कोई व्यंजन आ गया, ला, शा, सा आ गया, तो ये काम नहीं होगा। उसके अलावा अगर कावर्ग वाला कोई व्यंजन है, का खा गा घाना, ठीक, पावर्ग वाला कोई व्यंजन है, तो ये काम हमारा हो जाएगा। और जो हमारे अंतस्थ व्यंजन है, यारा या वा, तब भी हो जाएगा, शा और सा में भी हो जाएगा। सिर्फ कब नहीं होगा, टावर्ग होने पे, चावर्ग होने पे, तावर्ग होने पे, ला, शा और सा, इनके होने पर ये काम नहीं होगा। नहीं तो क्या होगा, जो हमारा ना है वो णा में परिवर्तन हो जाएगा। देखिए कैसे, एग्जाम्पल से समझिए थोड़ा सा, तो ये चीज थोड़ी आपको और अच्छे से समझ में आएगी, है ना। देखिए, परी प्लस नाम, परी प्लस नाम, अब यहाँ पे क्या है, रावण आ रहा है, रावण के बाद ना आ गया, तो रा के बाद ना आया तो क्या हुआ, रा का किस में परिवर्तन हो गया, णा में परिवर्तन हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर परी की जगह मान लीजिए चरी लिखा होता, टरी लिखा होता, ठीक है, तरी लिखा होता, तो ये काम नहीं होता। यानी रा से पहले जो शब्द वर्ण आ रहे हैं उसमें चावर्ग का कोई वर्ण नहीं होना चाहिए, टावर्ग का भी कोई वर्ण नहीं होना चाहिए, तावर्ग का भी कोई वर्ण नहीं होना चाहिए, लाशा सा भी नहीं होने चाहिए। इसको बहुत ही आसान भाषा में समझना हो तो सिर्फ क्या होना चाहिए, का वर्ग का कोई भी वो चल जाएगा व्यंजन, और पा वर्ग का कोई भी व्यंजन चल जाएगा। का और पा वर्ग का अगर व्यंजन है शब्द में पहले वाले में, और बाद में क्या है, री, रा या फिर शा है, और उसके बाद ना आ रहा है, और ना कहीं पर भी आए शब्द में, ये नहीं कि शुरुआत में ही ना आ जाए, बाद में भी अगर ना है तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, वो णा में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, ये चीज अगर आप बहुत ज्यादा आप ध्यान ना रख पाओ कि भाई थोड़ा सा आपको लगेगी यार ये तो कंफ्यूजिंग है, कितने याद रखेंगे,
तो इसमें बहुत ही लिमिटेड शब्द ही हैं जो इससे बनेंगे, वो कुछ ही शब्द हैं, आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे परिणाम, प्रमाण, रामायण, ऋण, और भी कुछ ही होंगे जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट में करा दूंगा। तो आप ये याद रख लीजिए कि भी परिणाम कैसे होगा, परि प्लस नाम, प्रमाण कैसे होगा, प्र प्लस मान, रामायण कैसे होगा, राम प्लस अयन, ऋण कैसे होगा, री प्लस नाम। ठीक है, अगर आप ये नियम याद रख सकते हैं तो भी बहुत बढ़िया है, नहीं तो कुछ ही शब्द ऐसे हैं जो इस टाइप के होते हैं। अगला नियम क्या है, सा का शा हो जाना। सा का शा हो जाना अगर सा से पहले कहीं पर भी हमारा सा है और उससे पहले कोई भी भिन्न स्वर आ जाए ए और आ के अलावा, यानी क्या क्या आ जाए, ई आ जाए, बड़ी ई आ जाए, ए आ जाए, ए आ जाए, ऊ आ जाए, बड़ा ऊ आ जाए, कुछ भी आ जाए, सिर्फ क्या नहीं आना चाहिए, आ और आ नहीं आना चाहिए। तो ये जो हमारा सा है ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, शा में परिवर्तित हो जाएगा। अभी प्लस सेक, सा से पहले क्या आ गया, ई आ गया, अभिषेक। सा से पहले क्या आ गया, ई आ गया, निषेध। सा से पहले क्या आ गया, ई आ गया, विषम। सा से पहले क्या आ गया, ऊ आ गया, सुषुप्त। ठीक है, तो सा से पहले आ और बड़े आ के अलावा कोई भी स्वर आ जाए तो सा किस में परिवर्तित हो जाता है, शा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ये हमारी यहां पर व्यंजन संधि खत्म हो गई। अब इसके आगे जो है वो क्या है, हमारी विसर्ग संधि है। तो विसर्ग संधि में क्या होगा, जो भी दो चीजें आपस में जुड़ रही हैं, यानी जैसे हम दो वर्ण अब तक जोड़ते आ रहे हैं, पहले हमने स्वर और स्वर को जोड़ा तो स्वर संधि हुई, फिर व्यंजन और व्यंजन या फिर व्यंजन और स्वर को जोड़ा तो व्यंजन संधि हुई। विसर्ग संधि में क्या होगा, विसर्ग जुड़ेगा, यानी एक तरफ क्या होगा, विसर्ग जरूर होगा। विसर्ग में जब भी कोई या तो व्यंजन जुड़े या फिर स्वर जुड़े तो क्या होगा, वो विसर्ग संधि कहलाएगी। यानी विसर्ग के बाद कोई भी स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनः प्लस अनुकूल, मनोनुकूल, है ना, तो ये विसर्ग हट गया, यहाँ पे ओ की मात्रा आ गई। ऐसे यहाँ पे विसर्ग हट गया, ओ की मात्रा आ गई, तो विसर्ग में जो परिवर्तन होगा उसको बोलेंगे विसर्ग संधि। इसके भी कुछ नियम हैं, देख लेते हैं। विसर्ग से पहले क्या हो, आ हो। विसर्ग से पहले आ हो और बाद में आ अथवा आ बाद में आ हो, पहले भी आ हो और बाद में भी आ हो। तो ये जो हमारा विसर्ग है इससे पहले आ और इसके बाद में भी आ। पहला केस तो ये हो गया, थोड़ा और सही से लिख लें ताकि कंफ्यूजन ना बचे। विसर्ग से पहले आ गया यानी इसके बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद भी आ गया, या फिर विसर्ग से पहले आ हो और बाद में क्या हो, बाद में वर्गों के तीसरे चौथे या पांचवें वर्ण हो। तो मैं एक ही वर्ग के लिख देता हूं, आप सारे वर्गों के इमेजिन कर लेना। जैसे का वर्ग हो गया तो का खा, गा, घा, या फिर विसर्ग से पहले आ और विसर्ग के बाद तीसरा चौथा या फिर पांचवा वर्ण हो, किसी भी वर्ग का, पांचों वर्ग में से किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण हो, या फिर या, रा, ला या फिर वा हो, तो विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये विसर्ग क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ओ। विसर्ग क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। मनः प्लस अनुकूल, विसर्ग से पहले आ विसर्ग के बाद आ, तो क्या बन गया, मनोनुकूल। अधः प्लस गति, विसर्ग से पहले आ और विसर्ग के बाद क्या आ गया, गा, यानी तीसरा वर्ण आ गया। तो ये विसर्ग काय में परिवर्तित हो जाएगा, ओ में परिवर्तित हो जाएगा। क्या बन गया, अधोगति। मनः प्लस बल, विसर्ग से पहले क्या है, आ है और विसर्ग के बाद क्या है, बा, पा फा बा, यानी पा वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो तीसरा वर्ण आते ही विसर्ग क्या होगा, ओ में परिवर्तित हो जाएगा। ये हमारा पहला नियम कहता है। दूसरा नियम क्या कहता है हमारा, विसर्ग से पहले
ए या फिर आ को छोड़ के, ए या फिर आ को छोड़ के कोई भी स्वर हो, क्या हो, विसर्ग से पहले ए ना हो और ना ही आ हो, इसके अलावा ई, उ, ए, ओ कोई भी स्वर हो और बाद में कोई स्वर हो, वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण हो या फिर यारा लावा हो, तो विसर्ग का रै हो जाता है। समझ गए क्या चीज, विसर्ग से पहले क्या हो, कोई भी स्वर हो, छोटा आ और बड़े आ को छोड़ के कोई भी स्वर हो, किससे पहले, विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले हो। और विसर्ग के बाद क्या हो, विसर्ग के बाद कोई भी स्वर आ जाए, आ से औ तक कोई भी स्वर आ जाए या फिर क्या आ जाए, या फिर आ जाए तीसरा, चौथा या फिर पांचवा वर्ण या फिर या, रा, ला, वा, हा, इनमें से कुछ आ जाए, तो क्या होता है, विसर्ग किस में बदल जाता है, विसर्ग हमारा र या फिर रा वर्ण में बदल जाता है। जैसे निराहार है, नी प्लस आहार, विसर्ग से पहले क्या आया, ई आया, विसर्ग से पहले आया ई और विसर्ग के बाद क्या आया, आ आया, तो ये किस में बदल गया हमारा, रा में बदल गया, रा वर्ण में बदल गया, विसर्ग हमारा किस में बदल गया, रा वर्ण में बदल गया, क्या बन गया, निराहार बन गया। ऐसे ही विसर्ग से पहले ई और बाद में आ, निराशा, विसर्ग से पहले ई बाद में धन, ता था दा धा, चौथा वर्ण निर्धन। तो विसर्ग से पहले छोटे आ और बड़े आ के अलावा कोई भी स्वर हो और बाद में क्या हो, बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या फिर कोई और स्वर हो या फिर यारा लावा हमें से कुछ हो, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, विसर्ग रा में परिवर्तित हो जाएगा। तीसरा नियम देखिए क्या कहता है, विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में क्या हो, च, छ या शा हो, तो विसर्ग शा में परिवर्तित हो जाएगा। विसर्ग से पहले कोई भी स्वर, बाद में अगर चा है तो विसर्ग की जगह पे क्या आ जाएगा, शा वर्ण आ जाएगा। विसर्ग के बाद में अगर क्या छा है तो विसर्ग की जगह पे क्या आ जाएगा, शा वर्ण। विसर्ग के बाद अगर शा है तो विसर्ग की जगह पे क्या आ जाएगा, शा वर्ण। तो चा, छा और शा होने पर क्या होगा, विसर्ग की जगह पर क्या आ जाएगा, शा वर्ण आ जाएगा। सिर्फ कंडीशन क्या है कि विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए हमारा, विसर्ग से पहले कोई भी स्वर होना चाहिए। ठीक है, चलिए चौथा नियम देखते हैं क्या कहता है, विसर्ग के बाद यदि ता या सा हो, विसर्ग के बाद ता या सा हो तो विसर्ग जो है हमारा सा में परिवर्तित हो जाएगा। विसर्ग से पहले चाहे कुछ भी हो, कोई वर्ण हो, व्यंजन हो, स्वर हो, कुछ भी हो, विसर्ग के बाद में अगर ता या सा आ रहे हैं तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा, सा वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। नमः प्लस ते नमस्ते, ता आ गया तो विसर्ग किस में बदल गया हमारा, सा वर्ण में। नि प्लस संतान निसंतान, दु प्लस साहस दुस्साहस, तो ता और सा आने पर विसर्ग के बाद विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा, सा वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। पांचवा नियम देखिए क्या कहता है, विसर्ग से पहले ई या ऊ हो, विसर्ग से पहले क्या हो, ई या ऊ हो और बाद में का, खा, टाठा, पाफा में से कोई वर्ण हो, यानी का, टा और पा वर्ग के पहले या दूसरे वर्ण हो, तो विसर्ग किस में बदल जाता है, पेट चिरे वाले शा में बदल जाता है। नि प्लस कलंक निष्कलंक, चतु प्लस पाद चतुष्पाद, नि प्लस फल निष्फल। तो विसर्ग से पहले हमारा क्या आना चाहिए, ई या ऊ आना चाहिए और बाद में काखा, टाठा, पाफा में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग की जगह पर क्या लिख देंगे, हम पेट चिरा वाला शा लिख देंगे। चलिए छठा नियम क्या कहता है, विसर्ग से पहले क्या हो, छोटा आ और बड़ा आ हो और बाद में कोई भी भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग से पहले क्या हो, छोटा आ या बड़ा आ और बाद में कोई भी भिन्न स्वर हो
तो क्या होगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा विसर्ग में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो नियम के अगेंस्ट चली जाती हैं, उसका कोई नियम नहीं है लेकिन फिर भी वो हो जाती हैं, जिनको बोलते हैं एक्सेप्शंस। जैसे नी प्लस रस, नीरस बन गया यहाँ पे, नी प्लस रस मिलके क्या बनाया, नीरस बना दिया। ठीक है, हमारा नियम क्या कहता है कि विसर्ग से पहले आ हो और बाद में कोई भी स्वर हो तो विसर्ग गायब। विसर्ग से पहले क्या हो, आ, और विसर्ग के बाद कोई भी स्वर हो, कोई सा भी, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये आखिरी नियम है विसर्ग का। ये क्या कहता है, विसर्ग से पहले आ हो और विसर्ग के बाद का या पा हो तो विसर्ग वैसे के वैसे ही लिख देते हैं। अगर विसर्ग से पहले क्या हो, आ जाए और विसर्ग के बाद क्या आए, का या फिर पा, तो विसर्ग को वैसा का वैसा ही लिख देते हैं, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता। अंतः प्लस करण अंतःकरण ही होता है, अधः प्लस पतन अधः पतन ही होता है। ठीक है, तो ये आपकी पूरी संपूर्ण संधि यहाँ पर खत्म हो गई है। आप इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। बाकी जो इसका टेस्ट है या प्रैक्टिस सीरीज है वो मैं आपके लिए बहुत ही जल्दी लेकर आऊंगा। तब तक आप इसको एक एक नियम को आप ऐसे नहीं करिए कि एक ही बार में सारे नियम कर लिए। आप एक या दो नियम पढ़िए और मैक्सिमम उसके क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, फिर एक दो नियम पढ़िए। थोड़ा सा टाइम भले ही लगेगा लेकिन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा मैटर, कोई भी डाउट नहीं बचेगा। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा से ज्यादा आप संधि की, दोनों चीजों की, संधि करने की भी और संधि विच्छेद करने की भी, एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, आप संधि विच्छेद की भी और संधि बनाने की भी दोनों की दोनों प्रैक्टिस करिए ज्यादा से ज्यादा। इस जब तक हम नेक्स्ट लेक्चर में नहीं आते कुछ नया टॉपिक लेकर आपके लिए, उससे पहले आपके पास पूरे 24 घंटे हैं। आप इस संधि को जड़ से खत्म करके तब तक तैयार रखिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक अपना पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको पढ़ाया हुआ हमारा अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू।